बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले पिछले चैप्टर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए ये उस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट उस अंदाज में भी लिख सकते हैं। उसमें हम लिखते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हम यहाँ कह सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कहें तो बेस्ट होगा, रिमेन्स कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो आइसोलेटेड सिस्टम का, चाहे वो जो है आपके पास एंगुलर मोमेंटम हो। अलबत्ता इसमें इशू एक और डिफरेंस जो थोड़ा सा आता है वो ये आता है कि लीनियर मोमेंटम में और एंगुलर मोमेंटम में आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कुछ कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। मसलन लीनियर मोमेंटम में आपके पास एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए, यहाँ पे टार्क की कहानी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन ये है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज़ कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट इफ़ रिजल्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज़ ज़ीरो। इसको आप लिख सकते हैं बुक के अंदर यही स्टेटमेंट है। remains constant if resultant torque acting on a body on a system, जो भी कहें, इज़ ज़ीरो। किसी भी सिस्टम का अगर टोटल जो टार्क है वो ज़ीरो होगा तो उस पर जो एक्ट करने वाली जो फोर्स होगी वो भी आपके पास उसकी भी वैल्यू जो है, ज़ाहिर सी बात है टार्क ज़ीरो होने का मतलब ये है कि एंगुलर मोशन नहीं होगी, उसकी एंगुलर मोशन नहीं होगी तो उसका जो है वो मोमेंटम ज़ीरो होगा। एक्सप्लेनेशन करें या प्रूफ करें इसका। एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, एक दो एग्जांपल्स देनी है और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन इसमें बहुत ज़्यादा है। वी नो दैट हमारे पास पिछले टॉपिक में L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी या आर पी होता है। अगर हम डेल्टा की शक्ल में लिखें तो जिसको लिख सकते हैं L और ये डेल्टा पी। डेल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि जब इसमें चेंज आएगी तो ऑटोमेटिकली लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, आर कभी चेंज नहीं होगा। बट आप एक काम करें कि इसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, डिवाइड कर लें डेल्टा टी पे। रेट ऑफ चेंज फाइंड करने का फ़ायदा क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि चेंज इसमें ज़ीरो है, हम रेट ऑफ चेंज इसलिए निकालेंगे कि जब तक हम चेंज और रेट ऑफ चेंज नहीं निकालेंगे हम चेंज को डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको रेट ऑफ चेंज बनाने के लिए क्या कर दिया, इस शक्ल में ये इक्वेशन बना दी। अब बात ये है कि आपका जो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी है ये ख़ुद किस चीज़ के इक्वल होता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ये फोर्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन यूँ बनेगी कि डेल एल बाई डेल टी जो है ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा या आर एफ हो जाएगा, और आर एफ डेल बाई डेल टी इज़ इक्वल टू टार्क आ जाएगा। अब इशू ये है कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम अगर होगा तो उसके लिए तो यहाँ बका लिख सकते हैं फॉर आइसोलेटेड सिस्टम वो टार्क ज़ीरो होता है। जब टार्क ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डेल एल बाई डेल टी को ज़ीरो लिख सकते हैं। इसको ज़ीरो लिखने का मतलब है कि टी को दूसरी साइड पे आप मल्टीप्लाई, अब डेल एल ज़ीरो का मतलब ये होता है कि आपका जो एल आई है इज़ इक्वल टू एल एफ है, मतलब नो चेंज बिफोर एंड आफ्टर अ वाइल। इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, और जब कोई चेंज नहीं आ रही होती है तो इसी को कांस्टेंट कंडीशन कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट यूँ हो गई, इसको आप इस बेस पे कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज़ ज़ीरो, या टोटल एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ ज़ीरो, या चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज़ ज़ीरो। अब एक्सटर्नल टार्क अगर नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी सिस्टम का वो हमेशा ज़ीरो होता है, उसकी कंडीशंस ज़ीरो की होती हैं। एक बार फिर छोटा सा इसका रिव्यू दूंगा, फिर आपने इसको वापस अपने शायद कहीं से वीडियो आपको थोड़ा सा मसला करे, इस वजह से हमारे पास सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिख दी, ये लिखी हुई है यहाँ से भी बुक से भी, कि टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का उस वक्त कांस्टेंट होता है एंगुलर मोमेंटम अगर उस पर रिजल्टेंट टार्क जो है ज़ीरो होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट लेना है मोमेंटम की इक्वेशन से, और उसके बाद उसी की चेंज लिखनी है। जब चेंज आपने लिख ली तो फिर आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है, या दूसरे अल्फाज में आपने इसको टाइम पे डिवाइड करना है। टाइम पे डिवाइड करने के बाद आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो डेल पी बाई डेल टी है ये एफ़ के इक्वल है, तो ये आर एफ आ जाएगा। आर एफ क्लियरली हमें पता है कि ये टा के इक्वल होता है, इस वजह से हमने यहाँ टा डाल दिया। हम पहले ही कह चुके हैं कि टा अगर ज़ीरो होगा, जब टा ज़ीरो होगा तो हमने ये जो ज़ीरो पुट किया है इसकी जगह ज़ीरो पुट की है, तो अब फाइनली हमारा डेल एल बाई डेल टी ज़ीरो है। डेल एल बाई डेल टी ज़ीरो होने का मतलब डेल एल को ज़ीरो पुट किया है, और डेल एल ज़ीरो पुट करने का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल जो हैं वो इक्वल हैं, और ये आपके पास टोटल मोमेंटम होगा जो इस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। अब बेटा इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इट हैज़ सम एप्लीकेशंस इन केस ऑफ डिफरेंट सर्कस एक्रोबैट्स जो होते हैं, डाइवर्स होते हैं, बेल्ट डांसर होते हैं, बैलेट डांसर होते हैं, आइस स्केटर्स होते हैं, दे अप्लाई दीज फॉर टेकिंग डिफरेंट फीट्स। बुक की अंदर जो बना हुआ डायग्राम है वही दिखा रहा हूँ, अब मुझसे यहाँ बनाना थोड़ा सा इसको मुश्किल होगा। ये एक डाइवर है जो कि जंप लगा रहा है एक स्विमिंग पूल के अंदर। तो ये बात भी आपको पता है पिछले, अगर आपको याद हो, एंगुलर मोमेंटम को हम एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अब दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है टोटली, आई पे और ओमेगा पे। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो व्हेन डाइवर जंप्स इनिशियली हिज आर्म्स एंड लेग्स आर इन एक्सटेंडेड फॉर्म, ये कंडीशन है। यहाँ पर देखें आपको उसकी जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं वो एक्सटेंड की हुई हैं। जब एक्सटेंड की हुई हैं सो हिज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ ग्रेटर, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद एक्सेस ऑफ रोटेशन, जो उसका अपना एक्सेस ऑफ रोटेशन ह्यूमन बॉडी का होता है, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट बन जाता है हमारी कमर के पास, यानी जो आपकी जहाँ पे मोस्टली नाफ होती है ये कह दें, यहाँ पे आप मिड पॉइंट इससे ऊपर नीचे आके बनेगा। इस वजह से इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ज़्यादा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से आप ये देखें कि अगर ये कांस्टेंट हो तो फिर आई और ओमेगा जो होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो आई और ओमेगा क्या होते हैं,
एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इनिशियली इट विल मूव विद लेसर एंगुलर वेलोसिटी। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होगी। कम कितनी कम होगी ये बात आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि डाइवर बहुत स्लोली जंप करेगा। बट व्हेन ही रीच एट सर्टेन पॉइंट्स, जब दोबारा वो किसी ख़ास पॉइंट पे पहुंचता है तो वो क्या करता है ही, आप ये कह सकते हैं कि ही पुल्स हिज आर्म्स एंड लेग्स इनसाइड। वो अपने जो लेग्स और आर्म्स हैं उनको अंदर की तरफ खींच लेता है, थोड़ा सा अपने पाँव और हाथों को अंदर की तरफ, यानी वो कोशिश करता है कि उसकी बॉडी अब थोड़ी सी कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाए। ऐसा करते साथ ही उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो छोटा हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बड़ी हो जाती है। बट इन बोथ केसेस एंगुलर मोमेंटम बिफोर जो था वो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, एंगुलर वेलोसिटी कम थी। तो उस वक्त एल इज़ इक्वल टू आई आई एल आई इज़ इक्वल टू आई ओमेगा की ये ख़ास वैल्यू थी। अब यहाँ भी वही वैल्यू होगी, अलबत्ता यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ही कम होगा उसको जो समरसॉल्ट्स होंगे, यानी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कदरे इंक्रीज़ हो जाएगी। और फाइनली वो क्या करेगा, थोड़े से समरसॉल्ट ही विल गेट सम एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स एंड इसकी वजह से उसको क्या फेस करना पड़ेगा, इसकी वजह से वो जो है कुछ एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स आने की वजह से यहाँ आके उसकी जो मोशन होगी वो कदरे तेज़ हो जाएगी, लेकिन टोटल मोमेंटम जो है इसमें कांस्टेंट रहेगा। दिस इज़ द फर्स्ट केस expressed in your book. This is the second case that is expressed in the book. बेटा ये दूसरा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ जिम्नास्ट। ये जिम्नास्ट है, जब ये इनिशियली जब यहाँ से जंप करता है ना हाई बार पे, तो इसके जो आर्म्स और लेग्स होते हैं वो स्ट्रेच्ड कंप्लीटली एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं। और इस वक्त इसकी जो हाइट ये देखें, लेंथ बन रही है, टोटल लेंथ 1.8 मीटर ये बन रही होती है। लेकिन फिर ये साहब क्या करते हैं, जो ही चक्कर लगा के जंप लगाते हैं तो रास्ते में जाके समरसॉल्ट लेने के लिए ये क्या करता है, ही बेंड्स हिज आर्म्स एंड लेग्स। यहाँ आके एक दफ़ा जब इस बार को छोड़ देता है हाई बार को, तो रास्ते में क्योंकि इसने समरसॉल्ट लेना है और आगे जाके यहाँ सीधा खड़ा होना है, तो रास्ते में इसने यहाँ अपने आप को, अगर ऐसे ही जाएगा तो ये गिरेगा, इसलिए ये क्या करता है अपने आप को यहाँ एक्स्ट्रा समरसॉल्ट देता है। और उस समरसॉल्ट का फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जनाब साहब जब यहाँ पहुँचते हैं तो इसको एक समरसॉल्ट मिलता है और ये फ़ौरन जाके नेक्स्ट पॉइंट पे खड़ा हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज़्यादा होता है, तो मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम कम होता है। और यहाँ जब एंगुलर मोमेंटम कम हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम तो सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दोनों केसेस में याद रखना है एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा जो है, यानी एल आई इज़ इक्वल टू एल एफ की कंडीशन को फॉलो करेगा। चेंज इन मोमेंटम उसके लिए जो है वो ज़ीरो होती है, टोटल चेंज ज़ीरो होती है। एक्सक्यूज़ मी। Last case is for the person who is holding dumbbells and is on the rotatable table or turntable. ये बंदा है जो कि फिगर 5.20 है बुक में, उसमें दिखाया गया है। ये क्या कर रहा है, ये एक टर्न टेबल पे बैठा हुआ है, घूमने वाली टेबल है, और इसने जब टेबल को स्विच ऑन किया जाता है तो इसके आर्म्स और लेग्स जो हैं वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं, जैसा कि ये नज़र आ रहा है। अब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इससे ये फासला ज़्यादा होने की वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा। आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब आई ज़्यादा होगा तो उसके मुकाबले में ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो लेसर होगी, लेस होगी। तो एंगुलर मोमेंटम इसका एल आई जो होगा वो एक फ़िक्स वैल्यू रखेगा, यानी ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से टेबल की स्पीड चाहे जितनी भी रखेंगे ये हमें स्लो मूवमेंट करता हुआ फील होगा। इसके मुकाबले में ये थोड़ी देर बाद यही क्या करता है कि अपने आर्म्स को बेंड करता है, पुल कर लेता है। जो ही ये पुल करता है, अब एल जो है
एल एफ आई ओमेगा के इक्वल जो बन रहा है उसमें आई लेस हो गया है। आई के लेस होते ही मैंने पहले ही बताया कि ये एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शनल होने की वजह से ओमेगा जो है ये ग्रेटर हो जाएगा और आपको ये तेज़ी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारी डिफरेंट प्रैक्टिकल लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं या प्रैक्टिकल लाइफ के फिनोमिना हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनमें अक्सर ऐसे ही हो रहा होता है कि हम जब मूव कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को मूव करा रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट्स की चेंज हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी कार के व्हील को मूव करता हुआ देखें तो वो जो मूव कर रहा होगा तो उसकी स्पीड आपको बहुत ज़्यादा फील होगी। यानी छोटा व्हील जो होगा, छोटे व्हील की जब डायमीटर छोटा होगा और उस वक्त साइज़ छोटा होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका एंगुलर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो छोटा होगा लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब जब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, उसकी स्पीड कदरे ज़्यादा होगी, वो तेज़ी से मूव करता हुआ। यही सिस्टम पुली सिस्टम में होता है। अगर आप पुली सिस्टम को कभी मूव करते हुए देखें तो जो छोटी पुलीस होती हैं जिनका साइज़ छोटा होता है वो बहुत तेज़ी से मूव किए जा रहे होती हैं सिस्टम के अंदर, उसके मुकाबले में जो आपके बड़ी पुलीस होती हैं सिस्टम के अंदर या बिग व्हील्स या बिग पुलीस आपके पास होती हैं विद लार्जर डायमीटर विद लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो बहुत कम फील होती है। ऐसे लगता है ये कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे, स्लो स्लो मूव कर रहे हैं। गियर सिस्टम में भी यही किया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। गियर सिस्टम के अंदर एक पुली या एक जो चरखी होती है या एक जो उसमें सिस्टम होता है, एक पार्ट होता है, उसकी साइज़ को बड़ा रखा जाता है, दूसरे को छोटा रखा जाता है और इस तरह ये एक दूसरे को मूव कराने के लिए एक तेज़ी से मूव करता है और एक स्लोली मूव कराता है। बहरहाल ये था हमारे पास थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करना था। मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे ग्रुप में आके क्वेश्चंस कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।